हेलो फ्रेंड्स, मैं निजरा चौहान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रैक्टिस सेट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ईबीएस के लेकर के आए हैं, जो कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं जिसे सॉल्व करने में बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये जो सीरीज है सभी को शेयर करें। ऐसा ना हो कि इस सीरीज से कोई रह जाए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आपको इनको सॉल्व करने में बहुत ही अच्छा लगेगा और नए नए क्वेश्चंस हैं। और वीडियो को कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगती है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए और सभी लोगों के पास ये वीडियो और नोटिफिकेशन उनका पहुंचे, जिससे सभी लोग इसको देख पाएँ, जिससे सभी को फ़ायदा हो। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और क्वेश्चन पर आएंगे। जो क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट, वो है द डिस्टेंस बिटवीन त्रिवेंद्रम एंड गांधीधाम इज 2268 किलोमीटर्स इफ ए ट्रेन कवर्स दिस डिस्टेंस in 42 hours. The average speed of the train in between the railway station of these two cities in meter per second is. इसमें है कि ये जो त्रिवेंद्रम और गांधीधाम के बीच की दूरी 2268 किलोमीटर है। यदि कोई रेलगाड़ी इस दूरी को 42 घंटे में तय कर लेती है तो इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशनों के बीच की औसत चाल मीटर प्रति सेकेंड में थी। ये जो औसत चाल वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है, जैसे कि हमने अभी प्रीवियस ईयर का ईबीएस सॉल्व किया था, उसमें भी दिया गया था। तो जो हमारी दूरी दी गई है वो दी गई है 22, वो है 2268, ये दी गई दूरी, और जो टाइम दिया गया है वो है 42 टाइम दिया गया है। तो इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इससे। औसत चाल पूछी गई है तो औसत एवरेज स्पीड जो होती है, एवरेज स्पीड बराबर ये जो दूरी है और टाइम, इसको हम जब कट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, इसको 1 से 1 6 और 4, फिर आएगा इसको कट करेंगे तो यहाँ पे 54 आ जाएगा, 54। तो ये जो हमारा 54 आया है ये किलोमीटर में आया है। किस में आया है? किलोमीटर में आया है, किलोमीटर पर आवर, क्योंकि घंटे में ये दिया गया था और स्पीड जो दूरी दी गई ये किलोमीटर में दी गई थी, तो ये किलोमीटर प्रति आवर। और जो हमसे आंसर पूछा गया वो मीटर प्रति सेकेंड में पूछा गया है। तो मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करने के लिए हम लोग इसमें 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 18 3 जा 54, तो 3 × 5 हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। इसका आंसर हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें ये जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है ये गलत दिया गया है, इसकी जगह हमारा 15 होगा, क्योंकि जो ऊपर आपको दिखाएं जो इंग्लिश में है 15 दिया गया है पर इसमें 25 लिखा हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं ये यहाँ पे 15 लिखा हुआ है, लेकिन इसमें नीचे 25 लिख दिया था, तो वहां पे हमने सही कर लिया है। तो हमारा इसका जो 15 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा, तो हमारा ये फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 61 का फोर्थ ऑप्शन सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि ए स्टूडेंट इज एट ए एंड वांट्स टू रीच एट बी, फॉर दिस द फर्स्ट गोज टू ऑन विच इज 120 मीटर ड्यू नॉर्थ of A and then he goes from O to B by covering a distance of A from V and the direction of A with respect to V are respectively. इसमें कहा गया है कि कोई छात्र A पर है और वो B पर पहुंचना चाहता है। इसके लिए पहले वह O पर जाता है जो A के ठीक उत्तर में 120 मीटर दूरी पर है, फिर वह O से B ठीक पश्चिम दिशा में
50 मीटर दूरी तय करके पहुंचता है। ए की बी से दूरी तथा बी के सापेक्ष ए की दिशा क्या होगी। दूरी भी पूछी गई है और दिशा भी पूछी गई, डायरेक्शन पूछा गया है। तो पहले कहा गया, इसका हम पहले डायग्राम बनाते हैं कि कोई छात्र ए पर है, जैसे ये ए हमारा पॉइंट है, यहाँ पर है कोई छात्र यहाँ पर, फिर वो यहाँ से बी पर पहुंचना चाहता है। इसके लिए वो पहले ओ पर जाता है। ओ पर जाता है जो ए के ठीक उत्तर दिशा में, तो जो हमारी डायरेक्शन होती है वो ऐसी होती है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, और ईस्ट वेस्ट ऊपर नॉर्थ होता है, और इधर ये साउथ होता है। ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। तो इसमें ये किधर जाएगा, ठीक उत्तर दिशा में, यानी नॉर्थ की तरफ जाएगा। तो ये ओ पर जाएगा पहले ऐसे, एक सेकेंड, लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई है। तो ये ओ पर जाएगा ऐसे सीधे, तो ये ओ पर पहुंच गया, ये नॉर्थ दिशा में ऊपर पहुंच गया। उसके बाद में कहा गया है ये ठीक ऊपर 120 मीटर चला, ये जो दूरी है ए से ओ तक की वो 120 मीटर है। फिर उसके बाद में और वो फिर ओ से बी ठीक पश्चिम दिशा में जाता है, तो पश्चिम इधर होगा, पश्चिम इधर है तो वो बी पर जाता है, पश्चिम दिशा में बी पर जाता है, ये बी हो गया। और इसकी जो दूरी है बीच की वो 50 मीटर हो गई। क्या हो गई, 50 मीटर। तो फिर पूछा गया ए की बी से दूरी, यानी ये जो दूरी है ये पूछी गई है, ए से बी की दूरी। ये लॉन्ग वाला नहीं टर्म पूछा गया, ए से बी की दूरी ये पूछी गई है। और ए के सापेक्ष दिशा क्रमशः क्या होगी, दिशा पूछी गई। पहले हम दूरी निकालते हैं। तो ये हमारा जो पाइथागोरस प्रमेय का होता है, ये कर्ण हो गया, लंब आधार हो गया, तो ये निकाला गया। तो हम लोग ए बी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, तो 120 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर, इतना करेंगे। फिर ए बी स्क्वायर में आएगा, इसमें 25 आएगा, इसमें 12 का हो जाएगा 144 और 00, इसका ये वर्ग हो जाएगा। फिर 50 का हो जाएगा 2500। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो आएगा 16900। तो 169 का हमारा 13 होता है, तो इसका 13 और एक 0 तो 130 हो जाएगा। ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 130। ये था ए बी स्क्वायर बराबर, और ये ए बी बराबर 130 हो गया, तो 130 मीटर। तो ये जो दूरी आई हमारी बी से ए तक कितनी आई है, 130 मीटर। जो ए से बी की दूरी पूछी गई है वो 130 मीटर पूछी गई। तो 130 इसमें भी है, इसमें भी है। हमें इसकी जो डायरेक्शन है, दिशा है, उसका पता करना है। तो इधर ये वेस्ट, इधर नॉर्थ साउथ, तो ये जो डायरेक्शन इधर हो जाएगा वेस्ट, इधर ईस्ट नॉर्थ और साउथ, यानी ये इधर पे जाएगा, इधर पे ऐसे, तो ये डायरेक्शन नॉर्थ की हो जाएगी, इधर पे ये वेस्ट का हो जाएगा, इधर ईस्ट का हो जाएगा, और इधर ये साउथ का हो जाएगा। तो ये वाली जो डायरेक्शन पूछी गई है ए के सापेक्ष बी की, तो इधर ईस्ट है इधर साउथ है, तो दक्षिण पूर्व हो जाएगा, यानी साउथ और ईस्ट तो दक्षिण पूर्व। तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, 62 का सेकेंड 130 मीटर और दक्षिण पूर्व। तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा कि सेकेंड ऑप्शन 130 मीटर यहाँ से ये, और इसका जो दक्षिण पूर्व आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड, इसमें पेन में कुछ, फिर अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिलेक्ट ट्रू स्टेटमेंट अबाउट स्लॉथ फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें स्लॉथ के बारे में ट्रू स्टेटमेंट पूछा गया है। कहा गया है स्लॉथ के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। नंबर फर्स्ट में दिया गया, स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 22 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे सिर लटकाकर सोते हैं। तो इसमें ये जो पॉइंट है ये गलत है कि वो 22 घंटे सोते हैं।
तो ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। 22 घंटे सोते हैं। फिर स्लॉथ चिंपैंजी बानोस जैसे दिखते हैं और लगभग 17 घंटे सोते हैं। तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं क्योंकि ये 17 घंटे तो सोते हैं वो। फिर आगे चल के देखते हैं, स्लॉथ चिंपैंजी बनवानोस जैसे दिखते हैं और 22 घंटे सोते हैं। तो ये भी फैक्ट गलत हो जाएगा, 22 घंटे नहीं सोते हैं, 17 घंटे सोते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है। फिर स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं और दिन में लगभग 17 घंटे सोते हैं। तो 17 घंटे इसमें भी आया है और 17 घंटे इसमें भी आया है। तो जो स्लॉथ होते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा, ये भालू जैसे दिखते हैं। कैसे दिखते हैं? भालू जैसे। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जो है चिंपैंजी जैसे नहीं दिखते हैं, बनवानोस जैसे, तो ये भी गलत हो जाएगा। पूछा गया, सही कथन पूछा गया है, सही कथन। तो स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं और दिन में लगभग 17 घंटे उल्टा से लटका के सोते हैं। तो 63 का फोर्थ ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन यू pour milk through a piece of cloth, cream remains on it, the method of separation here is। इसमें कहा गया है कि जब किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं, मलाई उस पर ही रह जाती है, पृथक्करण की एक प्रक्रिया है। यानी एक कपड़ा लिया, उसमें दूध को उड़ेला तो मलाई ऊपर रह जाती है। तो इसको ये छन्नी का काम होता है, छननी वाला काम होता है। छानते हैं, जो दूध है ये द्रव है और ये जो मलाई जो है ये थोड़ा ठोस में आ जाता है इससे थोड़ा सा। तो इसमें जो प्रक्रिया जो पृथक्करण की है वो क्या होगी? तो जैसे हम लोग जानते हैं कि जो अवसादन होता है, अवसादन में क्या होता है, जैसे रेत के कण है, मिट्टी के कण है, भारी कण नीचे बैठ जाते हैं, भारी कण बैठ जाते हैं। जैसे पानी में रेत है, वो भारी कण होते हैं, या कंकड़ है, कुएं में डालो तो वो नीचे बैठ जाते हैं, भारी कण नीचे बैठ जाते हैं, उसको अवसादन कहते हैं। अवसादन की जब प्रक्रिया पूछी जाए तो जैसे किसी तली में नीचे बैठना, मिट्टी या बालू या रेत कंकड़, तो वो अवसादन कहलाता है। फिर निस्तारण क्या होता है? निस्तारण में होता है जैसे गेहूं में किसी चीज की मिलावट हो चावल में, तो वो जो कचरा होता है उसको अलग करना, कचरा या जो हो उससे, जैसे जिसको आपको जिससे अलग करना है उसको अलग करना हो, जिसे हाथों के द्वारा हम लोग बीन कर अलग करते हैं। जैसे गेहूं में से कचरा अलग करते हैं, चावल से कंकड़ अलग करते हैं, अलग फेंकते हैं, तो वो निस्तारण होता है। और चालन क्या होता है? चालन वही होता है जो जैसे कि हम लोग आटा छानते हैं किसी महन चलनी से, या गेहूं छानने का जो काम करते हैं वो चालन में आता है। और जो फिर बचा हमारा, तो ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे इसमें, ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे। जो ये वाली प्रक्रिया है, इसमें जो द्रव और ये ऊपर रह जाता है, द्रव नीचे चला जाता है, दूध, तो ये निस्पंदन की क्रिया है। कौन सी है? निस्पंदन की क्रिया। तो 64 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? फर्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑन द मैप ऑफ गोलकोंडा फोर्ट गिवन इन द क्लास 5th टेक्स्ट बुक 1 centimeter distance is equal to a distance of 10 meters on the ground. On this map, the distance between Fateh Darwaza and Jamali Darwaza is 10.7 centimeter on the ground. The minimum distance between the two would be। इसमें कहा गया है कि जो क्लास 5th कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में दिए गए गोलकोंडा किले के मानचित्र में 1 सेंटीमीटर जमीन पर 110 मीटर की दूरी को दर्शाता है। जो 1 सेंटीमीटर की जमीन है वो 110 मीटर की दूरी को दर्शा रहा है। इस मानचित्र में फतेह दरवाजा से जमाली दरवाजे की दूरी इतनी है, तो जमीन पर इन दोनों दरवाजों के बीच की कम से कम दूरी होगी। तो इसमें जो है 1 सेंटीमीटर जो है इक्वल टू 110 मीटर के बराबर बताया गया है। इसके बराबर पे बताया गया है 110 मीटर के। तो ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो हम इसको सेंटीमीटर में ही चेंज करेंगे। तो जब 110 को 100 में मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 100, तो ये हो जाएगा हमारा 11,000 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा? 11,000 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद में
जो फतेह से जमाली तक की जो दूरी दी गई है वो भी सेंटीमीटर में है, वो सेंटीमीटर में है। फतेह से जमाली तक की जो दूरी है, फतेह से जमाली 10.7 सेंटीमीटर दी गई है। तो 10.7 मल्टीप्लाई 11,000 इक्वल टू, तो इसमें आएगा कि 11 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1177 और 00 सेंटीमीटर, 117700 सेंटीमीटर आएगा। अभी ये सेंटीमीटर में है और इसमें आंसर किलोमीटर में पूछा गया है, तो 1 किलोमीटर इक्वल टू 11,000 इंटू 100, तब ये होगा सेंटीमीटर में। इसमें यहाँ पे 1000 होगा क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 होते हैं। वन किलोमीटर 1000 मीटर होते हैं और मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें आ जाएगा 10000, यानी में इसमें आ जाएगा कि 1 10 100 1000 10,000 लाख, 1 लाख आ जाएगा इसमें, 1 लाख सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसको किलोमीटर में करेंगे तो 17700 अपॉन 1 1 2 3 4 और 5, इसका डिवाइड देंगे इसमें तो ये दोनों जीरो इससे कट हो जाएंगे। फिर इसमें आएगा 1.177 किलोमीटर आंसर आ जाएगा इसका। तो इसमें आप देख रहे हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, 1.177 किलोमीटर, तो हमारा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका 65 का सेकेंड ऑप्शन सही है। ये सॉल्यूशन है, थोड़ा इसमें टाइम लगा, पेन से थोड़ा, इस पेन से लिखने में थोड़ा टाइम लगा। तो अब इसका 65 का सेकेंड ऑप्शन हमारा सही हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए ग्रुप ऑफ थ्री स्टेट्स हैविंग बे ऑफ बंगाल ऑन वन साइड इज। इसमें कहा गया है कि 3 राज्यों का वह समूह जिनके किसी किनारे पर बंगाल की खाड़ी है, कौन सा है। तो इसमें होगा जो ओडिशा आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र तमिलनाडु है, या ओडिशा केरल तमिलनाडु है, ओडिशा आंध्र प्रदेश तमिलनाडु है, या केरल कर्नाटक तमिलनाडु है। तो वो 3 राज्य वो हैं जो बंगाल की खाड़ी, जो किसी किनारे पर बंगाल की खाड़ी है, जिन शहर के किनारे पर बंगाल खाड़ी है वो जो है, तो वो है ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो 66 का हमारा थर्ड ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में 67 जो है, सपोज यू आर द मध्य प्रदेश विद रिस्पेक्ट टू दिस स्टेट्स द डायरेक्शन ऑफ आवर कंट्रीज थिकेस्ट फॉरेस्ट इज। इसमें कहा गया है कि मान लीजिए आप मध्य प्रदेश में हैं, इस राज्य के सापेक्ष किस दिशा में हमारे देश के सर्वाधिक घने जंगल हैं। तो जो सर्वाधिक घने जंगल हैं वो है उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व में है। 67 का सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। जो सर्वाधिक घने जंगल पूछे गए हैं वो उत्तर पूर्व में है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 68, द हाइट ऑफ द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट, यानी जो माउंट एवरेस्ट है उसकी हाइट पूछी गई है, माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई। तो जो माउंट एवरेस्ट की चोटी की जो ऊंचाई है वो 8849 बताई जाती है मीटर।
या 88, 48.69 ऐसे 49 के लमसम में बताई जाती है। लेकिन इसमें जब ऑप्शन नहीं दिया गया 49 का, तो जो हमारा जो पास का जो ऑप्शन है 49 और 50 लिखा हुआ है, तो हमारा सेकेंड ऑप्शन ये सही हो जाएगा। तो 68 का सेकेंड ऑप्शन सही है हमारा, 8850 मीटर माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए शूटिंग स्टार इज ए शूटिंग स्टार इज ए, यानी टूटता तारा होता है, टूटता तारा होता है, तारा होता है, धूमकेतु होता है, उल्का होता है या क्षुद्र ग्रह होता है। तो जो टूटता तारा होता है वो उल्का होता है, उल्का पिंड होता है जो पृथ्वी के पर्यावरण के संपर्क में आने से उसमें आग लग जाती है। तो ये टूटता तारा उल्का पिंड होता है या उल्का होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 का हमारा थर्ड ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द खेजड़ी ट्री। इसमें खेजड़ी ट्री के बारे में पूछा गया है, जिसके बारे में हम ईवीएस में डिस्कस भी कर चुके हैं। तो इसमें ये कहा गया है कि जो खेजड़ी वृक्ष के बारे में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान क्षेत्रों में पाया जाता है। या बी है, इसे उगने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। ये दोनों तो सही हैं। यह वृक्ष अपने तने से जल संचित करता है, जिसका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर किया जाता है। ये नहीं होगा। इस वृक्ष की छाल का उपयोग दवाइयों में बनाने में होता है। इसकी लकड़ी कीटों का प्रभाव नहीं पड़ता। सही है, इस वृक्ष में बहुत कम पत्तियां होती हैं। तो इसमें क्या है, जो ए पॉइंट है वो सही है, ए पॉइंट है वो सही है। इस वृक्ष को मुख्यतः रेगिस्तान में पाया जाता है, ये सही है। इसमें अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि रेगिस्तान में ज्यादा पानी भी नहीं होता, ये सही है। वृक्ष में तने से जल संचित करता है आवश्यकता पड़ने पर। तो ये जो कथन दिया गया है ये ओक ट्री का है, तो ये इसका खेजड़ी का नहीं है, ये सही नहीं है। फिर इस वृक्ष की छाल का उपयोग दवाइयां बनाने में किया जाता है, ये ऑप्शन सही है। और इस वृक्ष में बहुत कम पत्तियां होती हैं, ये भी ओक ट्री का ऑप्शन है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन सही है वो ए, बी और डी सही है। ए, बी और डी कथन सही है। तो इस हिसाब से हम कौन से ऑप्शन पे लगाएंगे, ए, बी, डी हमें फर्स्ट नंबर पर ही दिया गया है, तो हम फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। राइट ऑप्शन जो है वो फर्स्ट है, 70 का फर्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, इसमें है, आई हैव कम फ्रॉम एन एरिया वेयर रेनफॉल इज वेरी स्केयर, इट इज वेरी हॉट टू, आवर हाउसेस आर मेड ऑफ मड, द वॉल्स ऑफ द हाउसेस आर वेरी थिक एंड आल्सो प्लास्टर्ड विद मड, द रूफ्स आर मेड ऑफ थॉर्नी बसेस। क्वेश्चन ये अच्छा है, ऐसे करके पूछते हैं क्वेश्चन ईवीएस में। इसमें कहा गया है कि मैं जिस क्षेत्र से आया हूँ वहाँ बारिश बहुत कम होती है, गर्मी बहुत पड़ती है, हमारे घर मिट्टी के बने होते हैं, हमारे घर मिट्टी के बने होते हैं और घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं और इन्हें मिट्टी से ही पोतकर सुंदर किया जाता है। घरों की छतें कटीली झाड़ियों से बनाई जाती हैं। यह छात्र निम्नलिखित में से किस राज्य से आया है? तो आपको बताते हैं कि इस टॉपिक के बारे में अभी आप लोगों को हमने नहीं पढ़ाया है, लेकिन इस तरीके से आपको अंदाजा भी लग रहा होगा कि बारिश कम होती है, गर्मी बहुत पड़ती है, तो और मतलब यहाँ पे मोटी दीवारें मिट्टी की होती हैं। तो ये जो है राजस्थान शहर है, हमारा राज्य है, राजस्थान राज्य है, जो जहाँ पर बारिश कम होती है, गर्मी पड़ती है और मिट्टी की पोत कर दीवारें बनाई जाती हैं, तो ये राजस्थान है। और यहाँ पे जो असम में होता है, असम में क्या होता है कि जो बम्बू होते हैं उन पे 10-12 फीट के ऊंचाई पर घर बनते हैं। और लद्दाख में पत्थर से घर बनाए जाते हैं, ऊपर से मिट्टी की लिपाई की जाती है और वुडन के फ्लोर होते हैं इनके। तो इस बारे में हम पढ़ेंगे आगे ईवीएस में, तब आपको पूरी जानकारी देंगे। इतना आपको बता दिया है, असम में बम्बू पे बनता है और लद्दाख में पत्थरों के बनते हैं और वुडन की फ्लोर और उनकी छत होती है वुडन की। और राजस्थान में ये है कि मिट्टी के घर बनाए जाते हैं, बारिश कम होती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा 71 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट मेड बाय अ स्टूडेंट व्हाइल गिविंग हर इंट्रोडक्शन इन अ मीटिंग, आई एम फ्रॉम ए प्लेस वेयर मोस्ट ऑफ द पीपल प्रेफर टू ईट फिश कुक्ड इन अ मस्टर्ड ऑयल। ये क्वेश्चन भी अच्छा पूछा गया है, पूछा जाता है। जैसे इसमें कहा गया है, किसी सभा में अपना परिचय देते समय किसी छात्र के कथन पर विचार कीजिए। मैं जिस
जगह से आया हूँ वहाँ अधिकतर लोग सरसों के तेल से बनी पकी मछली खाना पसंद करते हैं। ये छात्र किस जगह से है? तो आप लोगों को बताते हैं कि जो गोवा है, गोवा में नारियल के तेल से बनी मछली खाते हैं, नारियल के तेल में पकाकर मछली खाते हैं। केरल में तो वो टैपियोका खाया जाता है, साबूदाना उबालकर करी के साथ में टैपियोका खाया जाता है। और गोवा में नारियल के तेल में पकी हुई मछली को खाते हैं। और जो कश्मीर है, कश्मीर में सरसों के तेल में पकाकर मछली खाई जाती है। तो 72 का हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें कहा गया है निम्न में से सही कथन चुनिए। सही कथन में है इसमें है कोई वयस्क हाथी एक दिन में 2 कुंटल या 200 केजी से भी अधिक हरे पत्ते और झाड़ियां खा सकता है। दूसरा है अत्यधिक भारी होने के कारण अधिकांश हाथी बहुत ज्यादा आराम करना पसंद करते हैं। नहीं, यहाँ तक कि 3 महीने की आयु के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 200 केजी होता है। फिर है अधिकांश हाथी औसतन एक दिन में 9 से 10 घंटे सोते हैं। तो ये 9 से 10 घंटे नहीं सोते हैं, ये मात्र 2 से 3 घंटे ही सोते हैं, 2 से 3 आवर ही सोते हैं। तो इसमें 9 से 10 घंटे कहा गया, ये गलत हो जाएगा। फिर अब बहुत ज्यादा आराम करना वो पसंद नहीं करते हैं, इसमें लिखा हुआ है 2 से 3 घंटे ही वो सोते हैं, तो ये कथन भी हमारा गलत हो जाएगा। और उनके जो पत्तियां जो हैं वो मात्र 100 केजी खाते हैं। कितनी खाते हैं? 100 केजी, यानी 1 कुंटल, लगभग इतनी खाते हैं, 200 केजी नहीं खाते हैं। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। हमारा एक ऑप्शन बचा हुआ है, सामान्यतः उनके जो 2 से 3 महीने के जो बच्चे होते हैं उनका भार जो है वो 200 केजी तक होता है। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। बाद बाकी हम ईवीएस में हाथी के बारे में पढ़ेंगे, तब जानकारी लेंगे। और एक इसको हम यही भी बता देते हैं आपको, सब पढ़ेंगे तब बता देंगे कि नर हाथी जो होते हैं इसमें जब 14-15 साल के होते हैं तो वो ग्रुप छोड़ देते हैं। 14-15 साल के बाद इसमें सिर्फ मादा हाथियों का ही झुंड होता है, नर हाथियों का नहीं होता है। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, 73 का थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ग्रुप विच कैन बी रिसाइकल्ड आफ्टर यूज। इसमें पूछा गया है कि एक समूह को चुनिए जिसका प्रयोग पुनः चक्रण के पश्चात किया जा सकता है। पुनः चक्रण के पश्चात किसका? पॉलीथीन बैग का, या कागज बैटरी, या मोबाइल फोन का, चादरें, समाचार पत्र, प्लास्टिक बोतल बैटरी का, या फिर लोहे की कीले, कांच की बोतल, स्टील मग, गत्ते का डिब्बा का, और चमड़े का बैग का, या लकड़ी के मेज, या प्लास्टिक फूलदान चादरें। तो पुनः चक्र के पश्चात जिसका प्रयोग किया जाता है वो थर्ड ऑप्शन है, लोहे की कीले, कांच की बोतल, स्टील मग और गत्ते का डिब्बा। तो हमारा इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, 74 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है करेक्ट मार्क्स, वो मैच द फॉलोइंग दिया गया है, कर मैच द फॉलोइंग दिया गया है। तो इसको देखते हैं मैच द फॉलोइंग में कि ये जो छोले भटूरे हैं ये कहाँ के हैं फेमस, ये बताया गया, ये कहाँ का भोजन है। तो इसमें देखते हैं, अभी हमने जो पढ़ा था कि सरसों के तेल में जो पकी मछली होती है वो कहाँ की होती है? कश्मीर की। तो थर्ड का हमारा डी हो जाएगा। फिर उसके बाद में हमें देखा था कि नारियल डली करी के साथ उबला टैपियोका, ये तो केरल का होता है, तो ये सामने ही हो जाएगा। फिर है नारियल के तेल में बनी पकी मछली, तो ये जो है गोवा में होता है। कहाँ पे होता है? गोवा में। तो ये गोवा में हो जाएगा। अब बचा है हमारा उत्तराखंड और पंजाब। तो उत्तराखंड और पंजाब, तो जो छोले भटूरे हैं वो हमारे पंजाब से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? पंजाब से रिलेटेड। ये जो छोले भटूरे हमारे पंजाब से रिलेटेड हैं, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, इसका ऑप्शन इसमें से देखते हैं, जैसे फर्स्ट का ई है, फर्स्ट का ई इसमें दिया गया है, फर्स्ट का ई। फिर है फर्स्ट का ई, सेकेंड का नारियल के तेल में
डली, ये डली के साथ टैपियोका खाते हैं, ये केरल हो गया, टैपियोका केरल का हो गया। तो सेकंड का बी इसमें नहीं होगा क्योंकि इसमें सेकंड का डी दिया गया है, इसमें सेकंड का भी दिया गया है, पर इसमें फर्स्ट का ई नहीं दिया गया है। नीचे ऑप्शन में देखते हैं इसमें, हाँ फोर्थ में फर्स्ट का ई दिया गया है और सेकंड का बी दिया गया है, और जो थर्ड है, थर्ड का डी दिया गया है, कश्मीर सरसों के तेल से बनी पकी मछली, और फोर्थ का ए दिया गया है, नारियल के तेल में पकी मछली गोवा में खाते हैं। तो ये हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? फोर्थ ऑप्शन। मैचिंग है, मैंने वैसे तो सही लगाया है, अगर ऑप्शन में कोई गड़बड़ी हो गई तो आप लोग देख लेना, वैसे हुई नहीं है। तो जो छोले भटूरे पंजाब का हो गया फर्स्ट का ई, नारियल डली टैपियोका केरल में खाते हैं, आप लोगों को भी पता है, सेकंड का बी, और थर्ड के सरसों के तेल में कश्मीर में खाते हैं, थर्ड का डी हो गया, और नारियल के तेल में पकी गोवा में खाते हैं, तो फोर्थ का ए हो गया। तो ये हमारा जो है 75 का फोर्थ ऑप्शन सही हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 76 में है कि सिलेक्ट अ सुटेबल असेसमेंट टास्क फॉर क्लास 4th स्टूडेंट ऑफ ईवीएस। इसमें कहा गया कि अपनी कक्षा 4th के पर्यावरण अध्ययन के विद्यार्थियों के रचनात्मक आकलन के लिए उपयुक्त कार का चुनाव कीजिए। इसमें कहा गया कि तैरने और डूबने का पाठ का प्रश्न उत्तर लिखना, डूबने और तैरने की प्रक्रिया का अवलोकन करने के लिए क्रियाकलाप करना, या तैरने और डूबने की परिभाषा की व्याख्या करना, डूबती जो वस्तुएं डूबती और तैरती हैं उनकी सूची याद करना। तो याद नहीं करना, हमने रटना नहीं है, ये नहीं होगा। तो इसका जो तैरने और डूबने की परिभाषा भी नहीं, मतलब कि इसमें एक्टिविटी जो सक्रिय होना चाहिए वो ऑप्शन होना चाहिए। तो जो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, डूबने और तैरने की प्रक्रिया का अवलोकन करने के लिए क्रियाकलाप करना, मतलब कि जो तैरने डूबने की जो क्रियाकलाप है उनका अवलोकन करने के लिए क्रियाकलाप करना। तो 76 का हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आर्ट एंड क्राफ्ट शुड बी इंटीग्रेटेड इन ईवीएस टीचिंग बिकॉज इट प्रमोट्स। इसमें है कि जो पर्यावरण अध्ययन है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कला एवं कौशल का समावेश करना चाहिए क्योंकि वह प्रोत्साहित करता है। वह किसको प्रोत्साहित करता है? तो इसमें जो है सृजनात्मकता, ये सही है। सहपाठी सीखने को, ये भी सही है। कक्षा में अनुशासन नहीं होगा, समावेशन को भी। तो ए बी और डी सही है हमारा। तो 77 का ए बी डी यहाँ पे फोर्थ में है, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी और डी, तो ए बी डी इसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी प्रमोट्स इंक्वायरी व्हाइल टीचिंग द थीम शेल्टर टू क्लास 4th स्टूडेंट। इसमें कहा गया है कि कक्षा 4 के विद्यार्थियों को थीम आश्रय के लिए कौन सी युक्ति पूछताछ को प्रोत्साहित करती है। इसमें है कि जो विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के घरों के चित्र एकत्र करने के लिए कहना, विभिन्न प्रकार के आश्रयों के चित्र समझा करना, या विभिन्न निर्माण स्थलों पर जाने के उपरांत विद्यार्थियों को अपने अनुभवों को सुनाने के लिए कहना, देश के विभिन्न आश्रयों पर एक पावर पॉइंट प्रस्तुति दिखाना। तो इसमें से कौन सा सही होगा हमें ये बताना है। तो इसमें जो है कि ये जो एक्टिविटी है जिसमें बच्चा सक्रिय रहेगा वो ये वाला ऑप्शन है, विभिन्न मकान स्थलों पर जाने के उपरांत विद्यार्थियों को अपने अनुभवों को सुनाने के लिए कहना। तो 78 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है EVS the primary classes is a subject area with integrates। इसमें है कि प्राथमिक कक्षाओं का पर्यावरण अध्ययन वह विषय क्षेत्र है, प्राथमिक कक्षाओं का पर्यावरण अध्ययन वह विषय क्षेत्र है जिसमें एकीकरण है। एकीकरण पूछा गया है कि किसमें है। तो इसमें जो है विज्ञान एवं पर्यावरणीय शिक्षा के संप्रत्यों एवं मुद्दों का, या सामाजिक विज्ञान के संप्रत्यों एवं मुद्दों का, या विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के संप्रत्यों मुद्दों का, या विज्ञान सामाजिक विज्ञान और पर्यावरणीय शिक्षा के संप्रत्यों मुद्दों का। तो जो हमारी जो ईवीएस है उसमें जो पर्यावरण अध्ययन है ईवीएस है, उसमें विज्ञान सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण तीनों चीजों एक साथ आती हैं।
तो इसमें जो फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 79 का फोर्थ ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें 78 में कौन सा किया था, थर्ड सही है, 79 का फोर्थ ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 80। इसमें है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ ईवीएस एट द प्राइमरी लेवल। निम्न में से प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन का क्या उद्देश्य है। पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य पूछा गया है कि लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दों पर सीखने वालों को संवेदनशील बनाना, या स्थानीय उपलब्ध सामग्रियों से सरल प्रारूपों का विकास करना। उच्च प्राथमिक के लिए नहीं पढ़ाना कि वो आगे होशियार हो जाए इसलिए नहीं पढ़ाना। उनके आस पड़ोस में उपलब्ध व्यावसायिक विकल्पों की ओर अभिमुख करना, ये भी नहीं होगा। ना ही स्थानीय उपलब्धि सामग्रियों के सरल रूप में विकास करना है। उनका जो मेन मोटिव जो है लैंगिक भेदभाव को खत्म करना है, से संबंधित मुद्दों पर सीखने वालों को संवेदनशील बनाना है। तो 80 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, A teacher asks her student to consult their family members to find out the names of different plant parts like roots, stem and food flowers eaten as food. This activity is designed to. इसमें कहा गया है कि शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को भोजन के रूप में ग्रहण किए जाने वाले पौधों के विभिन्न भागों जैसे जड़, तना और पुष्पों के नाम जानने के लिए अपने परिवार के सदस्यों से परामर्श करने के लिए कहा है। इस क्रियाकलाप की विकल्पना की गई है। ये जो क्रियाकलाप है ये कैसी क्रियाकलाप है ये पूछा गया है। तो इसमें पूछा गया है कि अनुभवात्मक सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए, या भोजन से संबंधित संप्रत्यों के सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए, या पाठ को अधिक आनंदमय रुचिपूर्ण बनाने के लिए, या विद्यार्थियों को भोजन के विषय में खुले मन से खोज करने के लिए अनुमति देना। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो संप्रत्यय ये नहीं होगा, ना ही पाठ को आनंदमय बनाना है, ना ही भोजन के रूप में खुले मन से विचार अनुमति देना है। जो है अनुभव, मतलब कि एक्टिविटी हो, उसमें एक्सपीरियंस हो उनका, उसके अनुभव के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन 81 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द following strategy of teaching EVS to the visually impaired student is most appropriate. इसमें कहा गया है कि जो दृष्टि बाधित विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होगी। तो कक्षा में मिश्रित सहपाठी समूह बनाएं, किसी कार्य को पूरा करने के लिए अधिक समय दें, या किसी भी कार्य को भागों में बांटें और प्रत्येक भाग को अलग पढ़ाएं। तो इसमें से कौन सा सही होगा। स्पर्शी शिक्षण अधिगम सामग्री का अधिक उपयोग करें। तो इसमें तो साफ साफ ही दिख रहा है कि वो दृष्टि बाधित है, उसकी आंखों में दिक्कत है, नहीं देख सकता है। तो स्पर्श वाली जो चीजें होती है, स्पर्श से वो अधिगम सामग्री का उपयोग करेगा तो अच्छे से सीखेगा। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, 82 का फोर्थ ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, The most appropriate stages of the lesson plan where students should be assessed while teaching EVS. यानी पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा करते हुए पाठ का वह उपयुक्त स्तर जिस पर विद्यार्थियों का आकलन किया जाना चाहिए। विद्यार्थियों का आकलन किस पर किया जाना चाहिए। तो इसमें पूछा गया है कि पाठ के अंत में, या पाठ के आरंभ में, या जब शिक्षार्थी आकलन के लिए प्रस्तुत हो, या शिक्षण अधिगम के दौरान। तो जो सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वो है शिक्षण अधिगम के दौरान ही उनका आकलन किया जाना चाहिए। उससे उनके अंदर भय भी उत्पन्न नहीं होता है और वो अच्छे से उनकी जो त्रुटियां होती हैं वो पता चल जाती हैं, वो अच्छे से सीखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो 83 का हो गया, फोर्थ ऑप्शन सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, You have to assess your students' EVS projects and give them quick feedback. Which assessment tool will you choose? यानी आपको अपने विद्यार्थियों के पर्यावरण अध्ययन परियोजना का आकलन करना है और उन्हें शीघ्र पुनर्निवेशन देना है। आप आकलन के लिए किस साधन का चुनाव करेंगे। अवलोकन का, या क्रम निर्धारण मापनी का, या जांच सूची का, या सहपाठी आकलन का। तो जो तुरंत फीडबैक देना होता है
तुरंत फीडबैक वाला काम होता है वो जांच सूची में होता है। जांच सूची वाला सही होगा, क्योंकि शिक्षक पुनर्निवेशित देना है। आकलन का किस साधन का चुनाव करेंगे, उन्हें तुरंत फीडबैक देना है, फीडबैक लेना है, तो इसलिए जांच सूची सही है। तो इसका जो 84 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट ऑफ ईवीएस लर्निंग इज डेट, यानी पर्यावरण अध्ययन में सीखने का आकलन करने का उद्देश्य है कि, इसमें सीखने का आकलन पूछा गया है, यानी अधिगम का आकलन बोल लो या सीखने का आकलन बोल लो। तो इसमें क्या होगा कि शिक्षक विद्यार्थियों को उपलब्धियों के विषय में जानकारी एकत्र करें। यहाँ मूल्यांकन की अपेक्षा शिक्षण का एक मार्ग है। यहाँ विद्यार्थियों द्वारा नवीन नया ज्ञान दक्षता प्राप्त करने की प्रगति के विषय में प्रतिपुष्टि देता है। यह विद्यार्थियों को सीखने के बारे में सूचना देता है, जिससे अगले चरण के लिए उन्हें सहारा दिया जा सके। तो सीखने का आकलन जो होता है वो शिक्षार्थियों को उपलब्धि के विषय में जानकारी एकत्र करें। इसमें क्या है, जो शिक्षक है विद्यार्थियों की जो उपलब्धि है उसके विषय में वो जानकारी एकत्र करें। तो इसका 85 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो उनके बारे में जानकारी उपलब्धि की करें कि उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है या उन्हें कैसा सिखाना चाहिए, कैसे इस बारे में पता करें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी क्लासेस 1 to 5 will consist of which of the following stages according to NEP 2020। इसमें पूछा गया है, आज हमने जो है कि वीडियो भी बनाई है उस पे NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसमें बताया भी है कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक कक्षा 1 से 5 के लिए निम्न में से क्या स्तर होगा, आरंभिक स्तर, मध्य स्तर या बुनियादी स्तर। तो इसमें जो है कि फाउंडेशन है और प्रिपरेटरी जो है, ऊपर इंग्लिश में दिया गया है फाउंडेशन और प्रिपरेटरी। तो जो प्रिपरेटरी और जो फाउंडेशन स्टेट होती है इसमें प्ले ग्रुप 1 2 आता है, और जो प्रिपरेटरी स्टेट होती 3 4 5 आता है, ये 3 4 5 तक आता है। तो ये जो प्रिपरेटरी स्टेज और जो फाउंडेशन स्टेज है, यानी हिंदी में कहें तो आरंभिक स्तर और जो बुनियादी स्तर है, ये 1 से 5 की कक्षा के लिए होता है। आप लोग वीडियो में देखना, उसमें मैंने बताया भी, आप लोगों को समझ में आएगा। आरंभिक स्तर और बुनियादी स्तर, तो ए और सी इसका ऑप्शन सही होगा। तो 86 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा ए और सी के हिसाब से। तो ये हमारा राइट आंसर है, थर्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following is not a process skill a primary level। इसमें है कि प्राथमिक स्तर पर निम्न में से क्या प्रक्रिया कौशल नहीं है। इसमें पूछा गया है कि क्या प्रक्रिया कौशल नहीं है, प्रक्रिया जो है वो कौशल की नहीं है। मानचित्र करना ये है, क्रियाशील परिवर्तन को परिभाषित करना है, परिकल्पना की जांच करना ये भी है, किसी चीज को अनुस्मरण करना, भूलना, ये कौशल नहीं है। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि हमसे नहीं पूछा गया है। तो 87 का हमारा फोर्थ ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज अ सब थीम अंडर द थीम फैमिली एंड फ्रेंड्स। फैमिली और फ्रेंड्स में जो सब थीम दी गई कार्य खेल है, और इसमें जो थीम है ये तो थीम हो गई। हिंदी में देखते हैं, आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि थीम परिवार और मित्र में निम्न में से कौन सा उप थीम है। ये तो थीम है, चीजें जो हम बनाते हैं ये हमारी थीम है, तो ये नहीं होगा। कार और खेल ये सब थीम है। और उसके बाद में है कि भोजन और जल, ये भी हमारी थीम है, तो ये नहीं होगा। हमारा आश्रय भी थीम है, ये नहीं होगा। तो कार और जो खेल है ये सब थीम है। हमने लिखाया भी है जो चीजें परिवार तथा मित्र में जो चीजें आती हैं, कार, खेल और ऐसी, तो वो सब थीम हो गई। तो इसमें जो कार और खेल है ये सब थीम है, ये सभी थीम है। तो एक ही बची, ये हमारी सब थीम है। तो 88 का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of these is a divergent question a teacher of EVS will ask her student to promote creativity। यानी निम्न में से कौन सा एक अपसारी प्रश्न है, जो पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका अपनी छात्राओं की सृजनात्मक क्षमता को प्रोत्साहित करने के लिए पूछेंगे।
मृदा से प्याज के बीजों को बोने से लेकर फसल काटने तक के चरण कौन से हैं? दिल्ली शहर जैसे वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगी? या लवण के विलयन से आप लवण कैसे पृथक करेंगे? पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? तो इसमें जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है वो वाला प्रश्न कैसा है? तो ये सभी क्लोज एंडेड वाले प्रश्न हैं, लवण और जे पृथक करने वाले, तो ये एक भी ऑप्शन नहीं होंगे। ओपन एंडेड वाले जो प्रश्न है वो दिल्ली के शहर में वायु प्रदूषण वाला है, तो 89 का हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हम अपने मन के विचार बता सके, वो ओपन एंडेड होता है, वही डाइवर्जेंट थिंकिंग में आता है, यानी अपसारी चिंतन में आता है। और जिसमें मतलब कि क्लोज एंडेड होते हैं, जो हमें उसी के हिसाब से लिखना होता है, वो अभिसारी चिंतन में आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायनेमिक होलिस्टिक एंड एक्सपेरिंशियल नेचर ऑफ ईबीएस लर्निंग बाय स्टूडेंट इज बेस्ट असिस्ट। इसमें है कि विद्यार्थियों द्वारा पर्यावरण अध्ययन सीखने तथा सीखने का गत्यात्मक समग्र और अनुभवात्मक प्रक्रिया का उत्तम आकलन किया जा सकता है। इसमें जिसमें समग्र आकलन हो, पर्यावरण अध्ययन के सीखने का समग्र आकलन हो, तो वो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें क्रम निर्धारण मापनी, पेपर पेंसिल नहीं, विश्वसनीय आकलन नियुक्ति द्वारा, मौखिक परीक्षा द्वारा। तो ये जो विश्वसनीय आकलन नियुक्ति द्वारा है, तो 90 का हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हमारे ये 30 क्वेश्चन थे, 61 से 90 तक ये 30 क्वेश्चन है हमारे। तो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे, और आप लोग जब एग्जाम देंगे तब आप लोगों को पता चलेगा कि कितने हेल्पफुल है। और आप लोग कमेंट में बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं। और आप लोग सभी वीडियो को देखें, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट सभी वीडियो हैं, हिंदी की हो या सीडीपी या ईबीएस, सभी वीडियोस इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग इनको देखें, इनसे पढ़ें, फिर क्वेश्चन सॉल्व करें, और जो ये क्वेश्चन है सॉल्व करें, कमेंट में अपना स्कोर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे नोटिफिकेशन पहुंच जाए, मुझे भी मोटिवेशन मिले। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि आप लोगों के सभी के एग्जाम जो क्वालिफाइड हो, अच्छे स्कोर से हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।